चलो now we have seen the seismograph, how it works. Okay, सीज़मोग्राफ हमने देख लिया था। क्या आप अदिति हमें बताएंगी कि इंडिया में कब कब ये अर्थक्वेक आया, एक मैसिव अर्थक्वेक? सर एक भुज में आया था। वो कब आया? 2001। हाँ। और फिर 2005 में आया था, उड़ी में आया था। That is in JNK, okay? Yes, sir, जम्मू। ठीक है। So there were two massive earthquakes जिसमें lakhs of people मारे गए थे। So नॉर्थ कश्मीर में उड़ी है और एक JNK. Now it has done, that is Kashmir earthquake, as it is visible from your book that how massive was the earthquake. So you can easily assess the magnitude of earthquake. कितना विध्वंसकारी ये भूकंप था, इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तिका के चित्र से भली भांति समझ सकते हैं. Okay, now let us see what is earthquake. That is, it is shaking or trembling of earth which lasts for a very short period of time. जैसा आयुषी ने कल बताया था, when two different tectonic plates rub with each other, then a short period of shaking of earth takes place. This is called earthquake. So it is very deep inside this lithosphere. ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, इसके काफी नीचे होता है इसका एपिसेंटर. However, it is felt at its surface also. कोई भी चीज नीचे भी अगर ट्रेम्बल कर रही है तो क्या सरफेस तक उसका कुछ ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट आएगा. सो दैट इफेक्ट इज सीन. तो वेरियस बिल्डिंग्स जो भी होंगी वो डैमेज हो जाएंगे. हाउएवर नाउअडेज सच बिल्डिंग्स आर मेड व्हिच आर अर्थक्वेक कंपैटिबल. तो हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारे ज्यादातर मॉन्यूमेंट जो बने हुए हैं वो अर्थक्वेक कंपैटिबल ही हैं. अर्थक्वेक में बिकॉज डिफरेंट अलग अलग लिथोस यानी पत्थरों को आपस में, जैसे तुम लोग पजल नहीं जोड़ते हो वैसे ही पत्थरों को आपस में जोड़ जोड़ करके बनाए गए हैं. चाहे ताजमहल हो या कुछ भी हो, तो वो कभी भी गिरेंगे नहीं, क्योंकि एक पत्थर दूसरे के अंदर एक ब्लॉक करके बनाया गया है. ठीक है, उसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, चाहे ताजमहल हो या कुछ भी हो. सो पहले लोग ये जानते थे. हाउएवर जो ये बिल्डिंग्स बनती हैं हम लोग की, इसमें there are various buildings which are not earthquake compatible. तो ऐसे केस में वो गिर जाती है या उनमें क्रैक्स आ जाते हैं. कंपैटिबल मतलब वो earthquake को they can bear the magnitude of earthquake up to it easily and there is no crack or anything is there. ठीक है, ऐसी बात होती है. Now earthquake can cause flood, landslide and tsunami. ये मुझे बताओ दिव्यांशी कि अर्थक्वेक से कैसे सुनामी आ सकता है? बोलो आयुषी. Sir, when the earthquake occurs inside, मतलब deep inside the ocean, and because of this tsunami occurs. आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? सर जब मतलब वो अर्थक्वेक का सी बेड में होता है सर, तब मतलब सी बेड के अंदर अगर कोई ऐसी प्लेट है जो आपस में रब करेगी तो सी बेड में ट्रेम्बलिंग होगी रब करने से, और उससे पानी में भी क्या होगा, देयर इज सम वॉबलिंग अकर्स, जिसकी वजह से सुनामी अकर होता है. और सुनामी की वजह से क्या होता है, पलट. या सेवरल मीटर हाई उससे वेव्स उठेंगी, और उस वेव से क्या होगा, जो कोस्टल एरिया होंगे अगर वहां पर बहुत हाई, कल वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, तो उससे क्या होगा, उनसे आसपास का जो एरिया इट विल बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर. ओके. ए मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडियन ओशन. तो हमारे यहाँ 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी हुआ था जो अंडमान निकोबार में हुआ था. सो अ मेजर सुनामी अकर्ड. उस समय में एयरफोर्स में था और वहाँ जो एयरफोर्स का बेस है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और 346 फैमिलीज तो एयरफोर्स की ही मारी गई थी. सो मेजर सुनामी occurred, that is अंडमान निकोबार. सो इट इज, ऐसा कह सकते हैं कि
जो इंडिया है तो इसके एक तरफ तो लक्षद्वीप है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आइलैंड्स हैं और यहाँ पर भी कुछ आइलैंड्स हैं, तो अंडमान निकोबार इसमें कहीं पर आएगा। और इसी में जो हमारा कार्निक में है। हाँ, कार निकोबार भी कह सकते हैं। अंडमान निकोबार ही में एक है कार निकोबार, ठीक है कि नहीं? तो उसी में निकोबार में ही एक वो भी है। तो ये दैट इज अंडमान एंड निकोबार, निकोबार में इससे क्या हुआ था शौर्य, आप मुझे बता सकते हैं? जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसे हम क्या नाम देते हैं? करेक्ट, बताओ बताओ। यस, जैसा आयुषी ने बताया कि इंदिरा पॉइंट डूब गया और अभी तक वो पानी के अंदर है। जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो कौन सा है यहाँ पर? इंदिरा पॉइंट, वो हमारा एक्सट्रीम सदर मोस्ट पॉइंट है, ठीक है? तो वो क्या हो गया था बताइए। और यहाँ पर कराकोरम दर्रा एक्सट्रीम नदर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज K2 या कराकोरम दर्रा। जैसे 2 माउंटेन्स होते हैं तो उनके बीच में जो होता है दैट इज पास, ये दर्रा, ठीक है? सो माउंटेन पास, तो वो एक्सट्रीम हमने आपको बता दिया। ऊपर कराकोरम है, नीचे कौन सा था? वो अभी भी पानी में डूबा हुआ है। तो इस सुनामी की वजह से ये पॉइंट पानी के अंदर चला गया। तो द मेजर अर्थ सुनामी अकर कब हुआ? ठीक है, ऑन 26 दिसंबर 2004, ऑन 26 दिसंबर 2004। और ऐसी कोई चीज है पलक जो 26 को आई हो? और 26 जनवरी को है। ये डेट बहुत फेवरेट है अर्थक्वेक या सुनामी के। सो ऑन, ठीक है, इन अंडमान निकोबार, आइलैंड्स। चलिए, नाउ व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक? सो देयर आर द मिथिकल स्टोरीज। सो कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे मेरी दादी ने बताया, इसमें लिखा है आपके बुक में, अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न्स ऑफ बुल एंड द बुल शिफ्ट्स इट्स टू अदर हॉर्न देन अर्थ के अकर्स। वो कह रहे हैं कि बुल के एक हॉर्न पे रहती है अर्थ, वो घूमती रहती है, दादी बता रही है। और जब वो उस अर्थ को उछाल के दूसरी अर्थ पे डाल देता है तो अर्थ के खाता है। तो देयर आर वेरियस मिथ्स, सच मिथ्स, इस प्रकार की किंवदंतियां या ऐसी कथाएं जिनका कोई आधार नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे चांद पे दाग दिखाई पड़ते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, दादी से पूछो तो कहेंगे एक बूढ़ी औरत अपना बाल बना रही है, उसी की वजह से वो उसी का चित्र है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बट सच आर द नॉट केसेस। चांद पर क्या है, वहां पर भी अप्स एंड डाउन्स है, वहां बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो उसकी जो शेडो होती है, तो जब सन कहीं पर भी पड़ता है तो उसकी शेडो होती है, उसकी वजह से जो उसके बहुत सारे डिप्रेशंस हैं, वहाँ तो सनलाइट पहुँच भी नहीं पाती, बहुत बड़े बड़े माउंट्स और डिप्रेशंस हैं, तो उसकी वजह से जो क्रेटर्स हैं मून पे, उसकी वजह से वहाँ पर धब्बे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से जो सुनामी आता है तो ये मिथ है कि बुल अपनी वन हॉर्न से दूसरे हॉर्न पे शिफ्ट करता है, लेकिन ऐसा ये येलो में, ये ग्रीन में लिखा है, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो इसकी व्हाट इज द फैक्ट एंड फिगर्स कि सुनामी क्यों आता है? अभी सी बेड में जब भी कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रब करती हैं तो सुनामी आता है। नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ? जरा देखो तो अगर हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ में यहाँ पर आप देखें तो दिस इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ। अगर मान लीजिए ये हम देखें और अर्थ का एक बीच में कोई पीस सर है, निकोबार की स्पेलिंग गलत है स्पेलिंग बताओ। सर NICOBAR। NICO है, कहीं लिखा है, इसमें है क्या? ये देखें, देखा जाए। ये सर गलत है। COBAR आपने के भी लगा दिया। CO कर दे, तो इसको CO करो, निकोबार। और एक और चीज देख लें, अभी शौर्य ने कार्निक बताया। सो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट फॉर कार्निक स्टैंड्स?
व्हाट इज द कार्निक रीजन इन अंडमान निकोबार? Now, कार्निक रीजन. तो इसको देख लेंगे अभी. तो इसमें डिस्ट्रिक्ट विथ कार निकोबार एज इट्स कैपिटल. तो निकोबार डिस्ट्रिक्ट है और कार निकोबार क्या है? 3 डिस्ट्रिक्ट. निकोबार डिस्ट्रिक्ट, कार निकोबार इसकी कैपिटल है, और अंडमान डिस्ट्रिक्ट. तो आप ऐसा समझ लें, यहाँ पर ये अंडमान है. तो अगर हम अंडमान निकोबार को देखें तो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. ये अंडमान है और इसको क्या कहेंगे? कार निकोबार, और वो कैपिटल है. और फिर उसके बाद है निकोबार. तो इससे पता चलता है अंडमान और निकोबार की अगर आपसे कोई कैपिटल पूछे, जैसे स्टेट कैपिटल होती है, तो वो कार पोर्ट ब्लेयर है ना. तो इसमें लिखा है द कार निकोबार एज इट्स कैपिटल, द साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट विद पोर्ट ब्लेयर इज कैपिटल. अंडमान की पोर्ट ब्लेयर है और निकोबार का कैपिटल क्या है? कार निकोबार, और इसमें एक पोर्ट ब्लेयर है. तो पोर्ट ब्लेयर में चेन्नई से एयरक्राफ्ट जाते हैं, वो सब सामान पहुंचाते हैं, ऐसा. ठीक है. अब देखिए, तो व्हाट इज द मैप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. तो सेंटर में सबसे इसके अंदर जो अर्थ है, अर्थ में अगर आप अंदर में जाओगे तो इसमें एक मैग्मा है, हॉट मैग्मा, दैट इज इनर कोर, जो कि मोल्टन है बिल्कुल. इनर कोर, द इनर कोर ऑफ अर्थ. यानी अर्थ का रेडियस कितना होगा? कितना हो सकता है? जस्मिता ठीक इन्होंने माइंड लगाया है. तो जैसा हम सभी लोगों को जस्मिता ने बताया कि 6400 किलोमीटर इतना एरिया है, और जोधपुर 5 किलोमीटर के रेडियस पर है. तो अगर हम यहाँ से देखें तो चारों तरफ 5 किलोमीटर चले जाओ तो जोधपुर पूरा कवर हो जाएगा. तो अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर. और इसके सबसे अंदर में इनर कोर है, और वो मोल्टन मैग्मा है, जिसमें निकिल और आयरन, निकिल एंड आयरन, जिसे नीफे भी कहते हैं. 7th में आपने पढ़ा है कि नहीं? सीमा, नीफे, ये सब पढ़ा है. तो और सियाल, ये सब पढ़ा है. तो उसी में एक है. और उसके बाद क्या आएगा बताओ? दैट इज आउटर कोर, वो भी हॉट है. अच्छा, इसके बाद मेंटल है. मेंटल में बहुत सारे स्टोन है. और अपर क्रस्ट, उसमें मिट्टी भी हो सकती है. तो अपर क्रस्ट अगर हम देखें उसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं. तो 1 मीटर तक का जो ऊपर है दैट इज अपर क्रस्ट. क्रस्ट का क्या मतलब होता है? पपड़ी. तो जो सबसे ऊपर की चीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? पपड़ी. कभी कभी हमारे स्किन में भी कुछ ऐसे आ जाता है, अगर कुछ कहीं पर वुंड्स होते हैं तो पपड़ी सी आती है, तो उसको कहते हैं देयर इज ए क्रस्ट फॉर्मेशन. डॉक्टर को कोई पपड़ी तो नहीं बताता, सर देयर वाज ए क्रस्ट फॉर्मेशन इन माय हैंड, सो आई एम वेरी मच वुंडेड, सर प्लीज हेल्प मी. तो फिर हमारी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर इसी तरीके से तो अपर अर्थ के भी अपर पोर्शन को क्या कहते हैं? क्रस्ट. तो अब मुझे देवव्रत बताइए कि अर्थ कौन सी 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है अंदर से बाहर की ओर? सर कोर, आउटर कोर, मेंटल और सर क्रस्ट. आप बताओ. आप बताओ. आउटर कोर, इनर कोर. इनर कोर बोला करो. आउटर कोर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट. सही. सो क्रस्ट का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम बताया बेटा आपने ना? प्रकृति. बताओ क्रस्ट का दूसरा नाम. हाँ बोलो. लिथोस्फीयर. वेरी गुड. तो लिथोस्फीयर जो आउटर है उसको कहेंगे, और लिथोस का मतलब पत्थर होता है. तो क्रस्ट इज आल्सो नोन एज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर वो जगह है 1 मीटर थिक. 1 मीटर ज्यादा नहीं होता, इतना बड़ा होता है. तो ऐसा अर्थ का जो ऊपर का पोर्शन है, लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर से क्या मिलकर बना है सृष्टि? देर कर दिया तुमने. तुम्हारा क्वेश्चन वो छीन लेगी. कितना नहीं. तो जैसा सृष्टि ने हम लोगों को बताया कि द बायोस्फीयर वेयर द लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट,
उसमें हाइड्रोस्फीयर पानी आ जाएगा। 1 मीटर नीचे तक उस सब स्ट्रेटम में खरगोश रहते हैं, चूहे रहते हैं। वो कहाँ तक बिल बनाते हैं? 1 मीटर नीचे तक सब स्ट्रेटम। जमीन के अंदर की चीज को क्या कहते हैं? सब स्ट्रेटम। जमीन की सरफेस को क्या कहते हैं? स्ट्रेटम। और उसके ऊपर तो फिर एटमॉस्फेयर रहता है। तो किन 3 चीजों से मिलकर बायोस्फीयर बना है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। बहुत अच्छा। सो लिथोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है? क्रस्ट। गुड। नाउ अब जरा देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, द आउटर मोस्ट लेयर इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड। तो जो सबसे आउटर मोस्ट स्फीयर है, आउटर मोस्ट स्फीयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज नॉट ए सिंगल पीस, इट इज मेड ऑफ डिफरेंट प्लेट्स एंड दीज प्लेट्स आर शिफ्टिंग। ये हमेशा क्या करती रहती हैं? शिफ्ट करती रहती हैं। व्हाट इज द नेम मैन ऑफ दीज प्लेट्स? यस, सो इस चीज को लिखें, द आउटर मोस्ट लेयर या अपर मोस्ट लेयर uppermost layer of earth is called crust. It is not in single piece but in form of plates. ठीक है? But it is in form of several plates. Several का मतलब होता है many. So several plates. These plates are called tectonic plates. इनको tectonic plates कहते हैं. Okay? Now. These are continuously moving. Sometimes these rub with each other. ये आपस में एक दूसरे से रब करती हैं. Each other, causing, इसकी वजह से क्या होता है? Causing shaking of earth ना, या trembling of earth. Trembling का मतलब कांप जाना, नहीं? Causing shaking या फिर trembling of earth. This is called earthquake. आपकी बुक में लिखा है देवव्रत, दे ब्रश पास ईच अदर। इससे आप क्या समझते हैं? दीज प्लेट्स, लास्ट लाइन है, दीज प्लेट्स ब्रश पास ईच अदर। सर कोलाइड कर दिया। कोलाइड अलग है, ब्रश पास एक दूसरे के ऊपर से जाते। स्लाइड कर जाएंगे तो उसको ब्रश पासिंग कहते हैं। जैसे ब्रश ऊपर ऊपर की सरफेस पे चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा? अब प्लेट देखो, 2 दिखाए गए हैं बुक में। या तो एक प्लेट ये देखो ऐसे चली जाए, दूसरी उसके ऊपर चढ़ जाए। ऐसा पहला फिगर देखो, मान लो उसको उसके ऊपर चढ़ना है, अगर ऐसे चढ़ भी सकती है। अगर चढ़ने लग जाए तो माउंटेन का निर्माण होता है। नाउ इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। जैसे हिमालयस का हुआ है ऐसे जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये देखो स्लाइड, या तो ब्रश पास होगा और या क्या होगा? रबिंग। ये रबिंग है, रबिंग तो दोनों नहीं होगी, लेकिन इसको वो ब्रश पास कहते हैं। ठीक, तो दोनों फिगर देख लो। वैसे इसमें नीचे वाली को ब्रश पास कहा जा गया है। देखो ब्रश पास का मतलब है ऐसे वाले को, ये रबिंग को ही ब्रश पास। रबिंग के मीनिंग का क्या मतलब है? ब्रश पास। ठीक है, और ऊपर में भी दिखाया गया है, या तो 2 प्लेट कोलाइड कर जाएं। कोलिजन बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे ही ये मूव करती है। तेजी से तो मूव नहीं करती ना, नहीं तो फिर डिफरेंट कंटिनेंट्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती घटती चली जाए। सो कोलिजन भी हो सकता है या ब्रशिंग पास, इसकी वजह से ये होता है। ओके, नाउ
scientists know so much about earthquakes. Can they also predict when and where the next will strike? But we do not know that it is seismology, जिसको इसको भूविज्ञान कहते हैं. जैसे जियोलॉजी. What do you mean by geology? What do you mean by geograph? ये बताओ दिव्यांशी. जियोग्राफी पढ़ती हो? जियो का क्या मतलब है? बोलो. Sir, in which we learn about our earth or biosphere. हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ें, इसकी टोपोग्राफी के बारे में पढ़ें. टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी का मतलब है कहाँ माउंट्स हैं, कहाँ रिवर हैं, कहाँ किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, कैसा वेजिटेशन है, कहाँ कैसा फ्लोरा एंड फाउना है, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये सब जियोग्राफी, जियो के बारे में पढ़ रहे हैं. सो नॉलेज ऑफ एनीथिंग, सो इट इज जियोग्राफी. वॉट एवर इज प्रेजेंट एट वेरियस प्लेस. इट ग्राफी का मतलब किसी चीज पे लिखना. तो ये धरती पे क्या क्या कहाँ है उसको पढ़ते हैं. वॉट एवर इज रिटन ऑन अर्थ. रिटन का मतलब वहाँ जो उसकी लाइफ फॉर्म्स है. सो व्हेन वी नो इट तो उसको जियोलॉजी कहते हैं. तो जियोग्राफी इज नथिंग बट जियोलॉजी. लॉजी का मतलब विज्ञान. द साइंस ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी और जियोग्राफी. ठीक है. सो इट इज दैट. अब जरा देखें. As we do not know much about these tectonic plates, its dimensions and how they are shifting, so also we do not know. हम अर्थ के अंदर क्या जान सकते हैं कि उसकी प्लेट्स कैसे कैसे, क्योंकि ये तो इरेगुलर है ना. कोई ऐसा सीधी सीधी तो है नहीं. कौन सी किस पे चढ़ रही, कहाँ चढ़ जाएगी, कहाँ पर कब रब कर जाएगी, इतना कोई जान सकता है? इट इज एक्सटेंसिव. ऐसे कौन जान सकता है? तो इसलिए हम ये भी नहीं जान पाते कि कहाँ अगला अर्थक्वेक आने वाला है. सर, जो ब्रशिंग पास्ट होता है वो नॉर्मली जैसे कि वो हर वक्त वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो हिल रहे होते हैं, तो उससे कोई ब्रशिंग पास्ट कहते हैं. ब्रशिंग पास्ट का मतलब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे पर चढ़ जाए या अगल बगल इस तरह से शिफ्टिंग. सर, जैसे कि मतलब जो वो तो हर सन में हिल रहे होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, उससे कुछ नहीं होगा. अगर लेकिन जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे को जहाँ कोलाइड करेगा, तुमको मालूम है कि ये अफगानिस्तान में हिंदू कुश की पहाड़ियों पर ही वो दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती है. वहीं हर बार वहीं सेंटर होता है अफगानिस्तान में. तो वहाँ क्यों है, क्यों कहा जाता है कि अफगानिस्तान इज द एपी सेंटर, वो भूकंप का केंद्र क्यों है? क्योंकि वहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट हैं. तो जहाँ दो लोगों की सीमाएं मिलेंगी, दो टेक्टोनिक, वहीं पे तो ब्रशिंग पास्ट होगा. एक टेक्टोनिक प्लेट के अंदर अंदर तो कुछ नहीं होगा ना. लेकिन जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट हैं वहाँ बार बार रगड़ खाएंगे, तो क्या वहाँ पे टक्कर होगी? इसी तरीके से जापान के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट जाती हैं, तो वहां पर हमेशा जापान में भूकंप ही आता रहता है. साल में 3 भूकंप आ जाते हैं हर एक के घर में. सामान हिलता डुलता रहेगा तो वहां ऐसे रहता. तो वो एपिसेंटर्स है. वेयर एवर द टेरिटरी ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, दैट इज. ऐसा नहीं टेक्टोनिक प्लेट्स तो फ्रीली मूव करें, लेकिन कहीं ना कहीं टकराती भी तो है. तो जहाँ टकरा जाएंगे वहाँ बात समझ आ गई. तो और सब जगह नहीं आएगा. टेक्टोनिक प्लेट के बीच में थोड़ी ना आएगा. जहाँ टक्कर होगी इस तरीके से. अब देखो, ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी कॉज्ड व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स. अब इसके बाद हम ये भी देखते हैं, इट इज नॉट येट पॉसिबल टू. आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजंस कुड आल्सो कॉज ट्रेमर्स. अगर मान लीजिए कि जमीन के अंदर भी बहुत सारे एक्सप्लोजंस होते रहे, तो एक्सप्लोजंस का मतलब है कि जमीन के नीचे लावा है. लावा का मतलब क्या है? मोल्टन मैग्मा, मोल्टन आयरन, मोल्टन बेसाल्ट. उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो किस तरीके की हैं, जो इसको कहते हैं इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें. लावा जब फिर जम जाता है तो क्या वो एक पत्थर बन जाता है? तो उसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? अब कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं, उसको कहते हैं मेटामॉर्फस रॉक्स. क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म तो तुमने पढ़ा है कि जब एक छोटा सा एग लार्वा बनता है, फिर कभी कभी फ्रॉग बन जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा चेंज हो, उसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं. तो क्या रॉक भी बहुत जल्दी जल्दी भी बदल सकती हैं? तो यस, देयर इज. कई ऐसी रॉक्स होती हैं उसमें कई कई कलर भी होते हैं. जैसे ये भी तो देख रहे हो कितने सारे इम्प्रिंट्स हैं. तो जब इस तरीके की मेनली रॉक्स होंगी तो उसको क्या कहेंगे? मेटामॉर्फस रॉक्स. तो इग्नियस रॉक्स हो गया, मेटामॉर्फस रॉक्स हो गया, और भी कई तरीके के हैं. जो जितने तरीके की रॉक्स हैं 10-12 तरीके के, वो हम दिखा देंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और उनमें हर एक के बारे में बता भी देंगे. अलग से भी हमारे पास कई रखे हुए हैं. तो आपने ये तो देख लिया कि नाउ अब सबसे बड़ी बात आती है कि व्हेन इनसाइड
ब्लास्ट अकर्स, धरती के अंदर ब्लास्ट अकर करे तो उसको क्या कहते हैं आयुषी? अभी पढ़ा है हमने, तुम बता दो। सर एक और बार रिपीट कर। करेक्ट, जैसा इन्होंने कहा कि धरती के अंदर अगर ब्लास्ट होगा तो उसे ट्रेमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउ लेट अस सी, बुक में तो लिख दिया है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रेमर्स? व्हाट इज ट्रेमर्स? सो क्या ये एक वॉल्केनो ही है? ट्रेमर्स ये कह रहा है शेकिंग और मूवमेंट, सो इट इज लेट अस सी ट्रेमर्स इनसाइड अर्थ। Now, ट्रेमर्स इनसाइड अर्थ आर नोन एज अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का मतलब है कोई भी शेकिंग, कोई ट्रेमर कहते हैं, ठीक है। सो ट्रेमर मींस शेकिंग। अगर कहीं पर भी ये कह रहा है कि अर्थक्वेक होगा या फिर क्या होगा, दैट इज ट्रेमर। और ट्रेमर का मीनिंग क्या है? शेकिंग। तो कहीं भी शेकिंग होगी तो आप लोगों ने देखा है कि अर्थक्वेक में बहुत सारी चीजें हिलने लगती हैं। टीवी में देखा है, फैन हिलने लगा, ऐसा देखा होगा ना, न्यूज में दिखाता रहता है। तो इट इज शेकिंग। अब जरा देखिए, since earthquakes are caused by movements of plates, the boundaries of plates are weak zones where earthquakes are most likely to occur. earthquake जस्मिता कहाँ अकर करेगा? अभी बताया है। हाँ बोलो। कितनी तेजी से सुन लेता है। जैसे जस्मिता को 4 बार बोलो तो नहीं सुन पाती है। मैं ये देखता हूँ कि कितना डिफरेंस होता है ना स्टूडेंट्स में, और एक ही क्लास में वो सर बोलती रही, इसने बता दिया कितना नहीं। जस्मिता भी हैरान है इस बात से कि कैसे बच्चे इतने तेज हो गए। और जरा देखो, और आपकी बुक में क्या ये बना हुआ है कि अर्थक्वेक के लिए जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स की बाउंड्री है कहाँ कहाँ है? ऐसा कोई फिगर है? बोलो दिव्यांगी, और है तो कौन सा नंबर फिगर है? हाँ बोलो। 15.10। 15.10। देखो दिव्यांशी कितनी हैरान हो गई कि बच्चे तेज कैसे हो जा रहे हैं, तुरंत बता देते हैं। मेरा सवाल छीन के ले गई। नहीं, ये होता है। या फिर अच्छे गेहूं का आटा खाती होगी आशीर्वाद का। जस्मिता ये तो यही सोच रही है दिव्यांशी कि किस गेहूं का आटा खाती है, बाद में पूछूंगी। तो ये डिफरेंट, ये देखो ये है तो डिफरेंट। इसमें ये दिखाया गया है कि दिस इज यूरोप और एशिया, और यहाँ पर ये क्या है, ये दिस इज गल्फ कंट्रीज, ये इंडिया हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा, इससे जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ पोर्शन अर्थ के ऊपर है और कुछ पोर्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे है। तो पानी भरा है, जो अर्थ के ऊपर रह गया वहां हम रह रहे हैं। पानी और चढ़ जाएगा तो हम और ऊपर चले जाएंगे, हम हिमालय पे रहने लगेंगे। नहीं, तो ये तो कोई ये नहीं है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स उसी की कंटिन्यूटी में सी बेड भी है। ऊपर ऊपर जमीन है लेकिन उसी के नीचे नीचे कहीं ना कहीं उसी से सी बेड है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट यही नहीं सोचो कि जो तुम्हारे कंटिनेंट्स है वही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पूरा अर्थ के नीचे जमीन है ही है, क्योंकि जो पानी जहाँ भरा है समझो गड्ढा है बहुत बड़ा। सो इट इज ए काइंड ऑफ उसी में भरा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट को कैसे बांटा गया है, देखो जरा, ऐसे बांटा है। ऑस्ट्रेलिया भी है, तो बुक में देखिए, एंड दीज आर ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स दिखाई गई। और भी क्या हो सकता है? क्या कोई टेक्टोनिक प्लेट्स आप देखो कॉन्टिनेंट के बीच से भी जा रही है, तो ऐसे भी जा रही है। तो दीज आर द ब्रोकन टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये देख लीजिए। और हाल फिलहाल में किसी टेक्टोनिक प्लेट में क्रैक भी आ गया है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? कहाँ पर? अफ्रीका में यहाँ पे आया है क्रैक, बहुत बड़ा क्रैक। समझ में आई बात? तो वो इंडो अफ्रीकन रीजन बनने जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ है।
इसलिए उसको क्या कहेंगे? इंडो इंडो अफ्रीकन। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं दीज आर द वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स और ये आपस में रब करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप और 3 चीजें देखिए, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट यहाँ से देखो, ये क्या है बताओ? यहाँ पर दुबई है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है कि नहीं। और इसके अलावा क्या है? दैट इज और एक और है अरेबियन प्लेट, जिसको कहा था अरेबियन कंट्रीज रहते हैं। तो इसमें ये यूएई या अरेबियन कंट्रीज है, और ये क्या है? इंडिया। और ये ऊपर कौन सी प्लेट है बताओ? यूरेशियन प्लेट्स। तो अभी अभी जैसे ये इंडियन प्लेट है, यहाँ तक गई, और इंडियन प्लेट कहाँ तक गई बताओ? यहाँ तक। और यहाँ इसके ऊपर कौन सी है? अगला फिगर देखो तब तुम्हें पता चलेगा। तो 3 प्लेट्स हैं। अगले फिगर में देखो कि इंडिया की प्लेट एक है अरेबियन प्लेट, ऐसे दिया है, और ये इंडियन प्लेट है, और इसके ऊपर कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। तो 3 तरीके की है, यूरोप और एशिया से मिलकर यूरेशिया बना है। तो यूरेशियन प्लेट, ये तीनों प्लेट रब करती हैं। तो जब ये रब करेंगी, और ये कहाँ लाई कर रही है देखो मैंने दिखाया है, वेयर दीज आर लाइज? अफगानिस्तान में हिंदू कुश। कहाँ पे लाई करती है? हिंदू कुश, हिंदू कुश। अभी आप समझ लो अफगानिस्तान में ही गंधार है, और गंधार में ही मामा शकुनी रहा करते थे, दुर्योधन के मामा। तो भारत की जो महाभारत है उसमें आप देखो तो दिसवास, ये गांधार देश है, जहाँ की गांधारी थी धृतराष्ट्र की पत्नी। तो अब उसे कुछ लोग कंधार भी कहते हैं, जहाँ वो हवाई जहाज का किडनैप हो गया था, एयरक्राफ्ट का, नहीं। और फिर यहाँ तक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएंगी तो क्या इंडिया में वाइब्रेशन फील होगा? क्योंकि इंडियन प्लेट भी तो यही है। अगले फिगर में देखो 15.10 का सेकंड फिगर। ये फिगर क्या दिखाता है कि मान लो ये यहाँ टकरा गई तो क्या इंडिया में नहीं होगा? और अगर इंडिया में होगा तो कहाँ तक जाएगा? दिल्ली तक। तो धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका नुकसान तो उरी सेक्टर में होगा, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ है। तो इंडिया में तो जम्मू एंड कश्मीर सबसे पास पड़ा, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन उरी में तो सबसे ज़्यादा होगा। और उसी टेक्टोनिक प्लेट में अगर दूसरी जगह रब हो गया तो उसकी वजह से गुजरात में नुकसान है, क्योंकि वो तो पूरी प्लेट है ना कंटिन्यूअसली। अब कहाँ रब कर गई? तो एक बार उसी प्लेट ने किस वाली प्लेट से, जरा देखो तो, क्या उसने अरेबियन प्लेट से रब किया होगा, जबकि गुजरात में नुकसान हुआ होगा। अब मान लो यूरेशियन से कर गई हो तो फिर तो जम्मू एंड उरी सेक्टर में हुआ। तो कहाँ पे किससे रब कर रहे, उसी से तो नुकसान होगा, नहीं। अब देखो, लेकिन इतनी बात तो निश्चित है कि ये ऐसा भी हो सकता है रबिंग, या फिर कैसा हो सकता है, या ब्रश पास्ट भी हो सकता है। ये ब्रश पास्ट है और ये कोलिजन, ठीक है कि नहीं। तो ट्रेमर से क्या तुम समझते हो निखिल? शेकिंग। यस, शेकिंग इज नोन एज ट्रेमर। ओके, अब जरा देखो तो हमारे में इसमें दिखाया गया है कि सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, सो बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर वीक जोन्स वेयर दीज आर नोन एज द वीक जोन्स where the tectonic plate brush past each other or collide each other, उसको क्या कहेंगे? सीस्मिक जोन। सीस्मिक जोन कहेंगे, या फिर दूसरा क्या कहेंगे? फॉल्ट जोन्स। तो ये जो जोन है जहां पर ये 3 प्लेट मिल रही हैं, ये अरेबियन का मतलब है मुस्लिम से, है ना। मुस्लिम कंट्रीज को अरेबियन कंट्रीज कहते हैं, अरब। और ये क्या है? इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट। So where the boundaries of different tectonic plates rub each other, that zone is known as seismic zone, और फिर दूसरा क्या कह सकते हैं? Fault. So this is fault zone. सर अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी बोलते हैं। फॉल्ट जोन। अभी मैं सीस्मिक की एटिमोलॉजी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उससे आपको मूल शब्द कहाँ से आया सीस्मिक जोन। और फॉल्ट जोन ही इसे क्यों कहा गया है, एक ये भी मतलब है। दोनों चीज देख रहे हैं। एटिमोलॉजी ऑफ सीस्मिक, सीस्म से क्या मतलब? नहीं, कुछ तो मतलब होता होगा। तो इट इज दैट इज, सीस्म का मतलब है सीस्मोस से आया है, और ये ग्रीक लोग, सब हमारे वर्ड्स ग्रीक से आए, यूनानी लोगों से। यूनान
कहाँ पर है बताइए? दैट इज, आप अगर देखेंगे तो यहाँ ग्रीस है, यहाँ इटली है, और इटली के बगल में यहाँ क्या है? ग्रीस। तो ग्रीक के साइंटिस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जब इन पर वहाँ ऑटोमन एम्पायर ने हमला किया मुसलमानों ने, तो 2000 साइंटिस्ट अपनी टेस्ट ट्यूब लेके जंगलों में भाग गए, खाना पीना नहीं लिया। बोले कि हम अपना प्रैक्टिकल जारी रखेंगे, चाहे भूखों मर जाए, लेकिन कॉपी में लिख के जाएंगे दुनिया से क्योंकि क्या क्या प्रैक्टिकल हुए। तो वो समझ लो कितना वो डेडिकेटेड होंगे ना साइंस के प्रति। इसीलिए अल्फा बीटा गामा ये वर्ड्स ग्रीक के ABCD तो हैं। कहाँ से आए? ये जो हम लोग देखते नहीं, अल्फा बीटा, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, ये सब कहाँ से आए हैं? सो दीज आर ग्रीक वर्ड्स। और इसमें सीज्मोस या सीज्मिक का क्या मतलब है? शेकिंग। तो ग्रीक्स लोग शेकिंग को सीज्मो कहते थे, तो उसी से सीज्मिक जोन आ गया। बात समझ आ गई? What is the literal meaning of fault zone? So अब एक और वर्ड भी कहा गया है। तो जहां पर फॉल्ट लाइन क्या होती है, जहां बहुत सारी लाइंस मिलती है, उसको क्या कहते हैं? फॉल्ट लाइन। लेट अस सी। सो वेयर देयर आर सेवरल फॉल्ट्स that are spaced faults का मीनिंग समझते हैं। What does it mean by fault? जहां डिफेक्ट हो या इंफॉर्मेशन, उसको फॉल्ट कहते हैं। तो जहां ज्योग्राफिक फॉल्ट, तुम समझते हो, कहते हो कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में फॉल्ट आ गई है, तो एनी डिफेक्ट इज कॉल्ड फॉल्ट। सो एनी ज्योग्राफिक डिफेक्ट, धरती के अंदर भी तो कहीं डिफेक्ट हो सकता है, तो क्या उसे फॉल्ट जोन नहीं कहेंगे? तो उसी से फॉल्ट वर्ड आया है। सो व्हाट इज फॉल्ट जोन सृष्टि? कितना अच्छा बताया इन्होंने कि वेयर टू टेरिटरीज ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट विद ईच अदर। इसीलिए सब सृष्टि की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? सारी दुनिया में सृष्टि का क्यों नाम है? क्योंकि दुनिया में सृष्टि जब तक है तभी तक तो मनुष्य है, इसीलिए सब लोग इनको बता देते हैं। एंड व्हाट इज सीज्मिक जोन? इसका क्या मीनिंग है? वेरी गुड। तो शेकिंग ऑफ फॉल्ट जोन भी, जहाँ फॉल्ट है, जहाँ धरती के अंदर फॉल्ट है, उसको कहेंगे फॉल्ट जोन। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो वेयर, इसकी डेफिनेशन लिखो। वेयर द टू टेक्टोनिक प्लेट मीट विद ईच अदर, उसको क्या कहेंगे? वेयर टू, और मोर भी हो सकती है, जैसे हमारे केस में और भी ज्यादा हो सकती है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपस में क्या करेंगी? रब विद ईच अदर या मीट इज कॉल्ड फॉल्ट और सीस्मिक जोन। और सीस्मिक जोन का मतलब है सीज्मोस, और सीज्मोस का मतलब क्या है? शेकिंग। ऐसा ग्रीक के वजह से किया गया है, उनके सम्मान में। ओके, ऐसा आपकी बुक में लिखा है कि इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज। तो हमारे में जो हिमालयाज हैं, अगर हम देखें तो ये गुजरात हो जाएगा, और ऊपर चले तो दीज आर द हिमालयाज। तो इसमें सेंट्रल हिमालयाज होगा, ये हाई हिमालयाज है। इसको क्या कहेंगे? बोलो। हाई हिमालयाज। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? आउटर हिमालयाज। आउटर, यहां तो कोई पहुंच नहीं सकता ना। और ये बोलो कैसा है? इनर हिमालय। और ये जो बीच का क्या है? सेंट्रल। सेंट्रल हिमालय में ये चीज होती है। इतनी बात समझ आ गई? तो दिस इज द रीजन। अब कुछ चीजें देख लो तो आगे बढ़े। इसको हाई हिमालय कहते हैं, इनर हिमालय को लो हिमालय भी कहते हैं, कह सकते हैं। तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, उत्तरांचल, ये सब यहीं पर है। इसमें अपना वो देखो नाम तो तुमको ग्रुप में जोड़ देंगे, फिर डेली का मैसेज है, वीडियो बन रहा है, यूट्यूब में आ जाएगा इसका लिंक। नाम लिख दो और फोन नंबर लिख दो ना।
इसका PDF भी आ जाएगा आपके पास। चलो नाउ लेट अस सी कि देखो टोपोग्राफी ऑफ इंडिया, देखो कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसको टोपोग्राफी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टोपोग्राफी या 3D मैप। टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। सो लेट अस सी ये कैसा दिखता होगा। This is the best physical map of आप ये India, देख सकते हो having all the physical features like प्लेन Himalaya, कैसे हो रहा है। देखो ये प्लेन है, कितना प्लेन है, the Deccan Plateau, और ये and the coastal. ये बहुत ऊंचा उठा हुआ रीजन है, धीरे धीरे ऐसे नदियां, सब नदियां यहाँ गिरती हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हो ये हिमालय है, Map of India, ये प्लेट्यू है। having all the physical features like ठीक से नहीं बता Himalaya, रहा। ये देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जहाँ आप हिमालयाज की बड़ी बड़ी चोटियाँ देखते ये। हैं वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, तो आप कैसा फील करेंगे? बियर तैतीस सागर था पहले वहाँ। लेकिन दोस्तों अब देखो बता देंगे। आज से करीब 500 हिमालयाज जितना ओरिजिन को समझने की कोशिश ये सबसे न्यूएस्ट माउंटेन है। वरदान से कम नहीं है। वहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, हिमालयाज में 5 फ्लड्स देखे जा सकते हैं, ये जिसका आप धीरे धीरे बता रहा है। और जिस सकते दूसरे में हिमालयन देखो रेंजेस ये का देखो, formation ये धीरे धीरे अर्थ इससे ये टकराया ना, तो आप ये देखो गोंडवाना लैंड इससे टकरा गई। इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लगा। देखो ये सब टुकड़े हो गए, डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट। देख रहे हो कैसे भी टुकड़े हुए थे, तुमको पता चला? ये अगर इसको यहाँ लगा तो पजल बन जाएगी कि नहीं? इसको सब एक साथ ही है, टुकड़े हैं बस, सब पजल बन जाएगी, एक साथ मिल जाएंगे। तो फिर से देखो और थोड़ा देखो, सब एक साथ मिले कि नहीं? अभी देखना ही टूटेगा, यहाँ से टूट गया, और आगे चलकर इंडियन प्लेट का ये उधर चला गया, ये उधर, ऑस्ट्रेलिया वहाँ भाग रहा है, और ये देखो इंडिया भाग के इसमें जुड़ गया, 33 ही खत्म हो गया। अब फिर क्या हुआ बताओ? वहीं पे माउंट हो गया और हिमालय बन गया। ये देखो, तो यही तो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो शिफ्ट होती रहती हैं, तो शिफ्ट होते। अब ये देखो ये क्या हो रहा है बताओ जरा, ये अगर ऐसे हो जाए यही तो कोलिजन है, और इसी से क्या होगा बोलो? माउंटेन्स बन गए, कोलिजन से नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स चढ़ गई उसके ऊपर। जैसा कि हमने पहले बताया, ये सब माउंट्स हैं, कौन पहुंचेगा? कोई पहुंचेगा? 33 सीधे फ्लोर के राइज करने से हुआ है। वो फ्लोर ही राइज कर गया, सिकुड़ गए, सिल्वर हो गए। एंड ग्रेटर हिमालयाज के फॉर्मेशन भी 33 सीधे ये हिमालय कितने साल पुराना जो है? ब्लैक इट इज न्यूएस्ट। आप ये कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं देख के बता देता हूँ। वर्ल्ड की सेकंड देखो हाउ ओल्डर आर हिमालयाज, तो ये पता चल जाएगा। ये बिल्कुल रिसेंट है, दैट इज 500 लाख साल पुराना ही है, तो इसलिए बिल्कुल न्यूएस्ट माउंटेन है। ठीक है, अब चला देखो, तो आपने ये देख लिया कि फॉल्ट जोन तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके का है। अब जरा देखें कि हमें टोपोग्राफी आपको दिखाने की, सो दैट इज, ये देखो एक बार और देखो, कुछ ज्यादा फिर हम लोग बात कर पाएंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो कोई ऐसा मैप, कोई नहीं दिख रहा, ये सही है, ये इसमें सब पता। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कि माउंटेन रेंज कहा जाता है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत जैसे कि माउंट एवरेस्ट का लगभग 4, देखिए मूवमेंट नहीं करता। 3D मैप ऑफ इंडिया, ये ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा है श्रीलंका बीच में, श्रीलंका में भी बीच में एक माउंट है? फिर भी ये बहुत कम है।
कोई बात नहीं, इतना जितना देख लिया है। ये सही है, अब आ गया। ये देखो, ये देख रहे हो कैसे है टोपोग्राफी, ये प्लेट्यू है, जो थोड़ा उठा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, और ये अच्छा कितना ऊंचा हिमालय है, बोलो कोई जा पाएगा बीच में, सेंट्रल हिमालय, सब कुछ यहीं पर है, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश ये सब नीचे, लोअर हिमालय चाहिए, समझ में आ रही बात? ये कच्छ का रन है, जहाँ दलदल है, बहुत दलदली एरिया है। दिस इज अरेबियन सी, ये मालाबार कोस्ट है, जहाँ हीरो हीरोइन रहते हैं, बहुत कॉस्टली एरिया है। 1 स्क्वायर फीट की कीमत 100 करोड़ रुपए। और ये श्रीलंका की टोपोग्राफी देखो, बीच में उठा हुआ है, तो ये हमारे टोपोग्राफी। ओके, थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा आपको कि कच्छ का रन कहाँ पर है। तो देखिए कि अब आप अपनी बुक का फिगर देखो, कुछ पता चल रहा है कि तिब्बतियन प्लेट्यू देखो, तो प्लेट्यू का मतलब है कोई चीज उठी हुई हो, देखो ऐसे ऐसे उठी हुई हो, फिर ऐसे ऐसे, समझ आया? टेबल टॉप, तो ऐसे ऊपर ऐसी जमीन जो बाकी सरफेस से थोड़ी ऊपर हो, लेकिन चारों तरफ फिर नीचे पहाड़ी जा रही हो। एक होता है माउंटेन जो ऊपर चोटी जाती हो, एक होता है थोड़ा सा चढ़ो तो समतल आ जाए, तो ऐसी जगह होता है तिब्बतियन प्लेट्यू। वैली क्या होता है? वैली जो माउंट के बीच में बहुत बड़ा सडन डीप क्रेस्ट होता है, उसको वैली कहते हैं। तो वो क्यों होता है? पानी बह बह के जैसे ये है, और ये पहले पहाड़ ऐसे रहे होंगे, तो ऐसे रहने पे यहाँ पानी जब बहा तो क्या यहाँ पर इरोजन किया होगा उसने, और इरोजन कट गया, सारी मिट्टी कट गई, तो ये वैली नहीं हो गई। तो इसको क्या कहेंगे? घाटी। तो इसको घाटी कहेंगे, वैली कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब बताओ तिब्बतियन प्लेट्यू की क्या खास बात है, और वो कहाँ पर है? क्या आपको लगता है यहाँ पे तिब्बतियन प्लेट्यू है? देखो अपनी बुक में फिगर देखो, तिब्बतियन प्लेट्यू कहाँ बना है, देखो ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू है टेबल टॉप है। इसकी खास बात क्या है? ये इतना बड़ा एरिया है जितना बड़ा भारत, और लोग कितने रहते हैं? 60,000 बस। वहां कभी पानी ही नहीं बरसता, कभी कोई फसल ही नहीं हुई, इसीलिए तो चाइना ने उसको आसानी से अपने कब्जे में कर लिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने भरोसा दिया था तिब्बत को कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जब चाइना ने अटैक किया तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया, बोला ले जाने दो। तो तिब्बत के लोग अभी भी इंडियन तिब्बत फोर्स बना रखी, लेकिन उसका क्या फायदा जब कोई लेगा नहीं। तो उन्होंने उसको भरोसा दिया था, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो तिब्बत तुम समझ गए ना, तो वो तिब्बत अभी इस समय चाइना ने कब्जे में कर लिया है, लेकिन उसमें कभी बारिश नहीं होती है। तो वो किस तरीके का एरिया है? क्योंकि जो यहाँ से मानसून आते हैं, तुम्हें कभी बताया गया कि मेडागास्कर के मानसून आते हैं, तो क्या वो यहीं कोलाइड करके यहाँ सब बारिश नहीं कर जाएंगे? और इसके पीछे रेन शेडो एरिया है, यानी जहाँ कभी रेन पर पहुंचे ना, सिर्फ उसकी शेडो पहुंचे, तो क्या उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे? जहाँ बारिश पहुंचे ना, अब सिर्फ माउंटेन इधर इधर आ जाए तो उसके पीछे के एरिया को क्या कहेंगे? तुमको क्या किसी ने ये बताया कि ये भी बहुत ऊंचा एरिया है, और उसका क्या नाम है जस्मिता? करेक्ट, देखो बता दे नहीं, मालाबार हिल, जहाँ हीरो हीरोइन रहते हैं, यही वो हिल है। और यहाँ इतनी बारिश होती है, और इसके पीछे क्या है? नासिक, महाराष्ट्र, वो सब एरिया कभी बारिश नहीं होती है। सबसे ज्यादा किसान हर साल वहीं मरते हैं, 4,000 5,000, क्योंकि वो रेन शेडो एरिया, भूखे मर जाते हैं हर साल, कभी आत्महत्या कर लेंगे इतना। तो रेन शेडो एरिया क्या है? ये कौन सा कोस्ट बताया अभी जस्मिता ने आप लोगों को? मालाबार हिल्स, मालाबार कोस्ट, ये कोस्टल लाइन है, और ये क्या है? मालाबार हिल्स। समझ में आ गई बात? चाइना में कभी बारिश नहीं होती? चाइना में होती होगी, लेकिन तिब्बत में नहीं होती है। तो तिब्बत का रीजन यहाँ दिखाया गया। चाइना में कहाँ से बारिश होती है? चाइना में भी जगह जगह से आती है, फिर उनके 16 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, तो वो उसी सिल्वर ब्रोमाइड छिड़क देते हैं बादलों में, बादल वहीं बरस जाते हैं जहाँ उनको बरसाना होता है। तो उनके हेलीकॉप्टर्स लगे, बादल के ऊपर चले जाएंगे, तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड छिड़क, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। उसकी वजह से एक बार रेन बस्टिंग भी हो गई थी बीजिंग में, और 800 लोग बीजिंग में मर गए। तो अब जरा आप लोगों ने सारी चीजें देख ली। तिब्बतियन प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब है कि उसके ठीक नीचे का तिब्बत का पठार। अच्छा, इंडियन प्लेट्यू कहाँ पर होगा बताओ? देवव्रत, तो भी बता सकते हो कि तुम अच्छी ड्राइंग कर रहे हो,
तो तुम अच्छा बता पाओगे। इंडियन में, भारत में प्लेट्यू कहाँ है? इंडिया में सर वेस्टर्न कोस्ट। करेक्ट। देखो भी बता, देखने का यही फायदा है। कैसे इसने जाना ये डेक्कन प्लेट्यू है? इसका नाम क्या बताया हम लोग को देवव्रत ने? डेक्कन प्लेट्यू। और ये क्या है बताओ सेंटर में, यहाँ पे क्या है? ये भी ऊंची जमीन है, इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। दिस इज सेंट्रल हाईलैंड। देवव्रत अभी आपने इसे क्या बताया? प्लेट्यू का क्या मतलब है? सर इट इज अ लैंड व्हिच हैज अ टेबल टॉप। हाँ, टेबल टॉप लैंड है। इट इज द हाई राइज लैंड विच इज फ्लैट एट इट्स टॉप। तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज डेक्कन, दक्षिण का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। इतनी बात समझ आ गई? और ये आपको यहाँ भी आपको पता चल गया, तिब्बतियन प्लेट्यू समझ आ गया। तो प्लेट्यू में बारिश होगी नहीं, अगर बादल ऊपर भी चला गया कोई चीज उसको रोक तो पाएगी नहीं, तो वहां तो नहीं। अब देखो, तो इंडियन प्लेट भी दिखाई गई है, गेंजेस प्लेन आपने देख लिए, इसी टोपोग्राफी में देख लिए थे। जो प्लेनर रीजन है वो कितना ज्यादा प्लेन है। यू कुड अप्रिशिएट दिस, तुमको इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बोलो कि ये देखो इतना प्लेनर रीजन। और भी थोड़ा पहले चले, ये देखो तुमको नदन प्लेन्स दिख रहे हैं यहाँ? ये देखो फिर से देखो, अब देखना ये है प्लेट्यू, ऊपर उठा हुआ है कि नहीं, फिर भी फ्लैट है। ये सेंट्रल आइलैंड कितना, आप ये देखोगे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्लेनर एरिया है। हम इसको एक बार और दिखाएं आपको, तब फिर आपको पता चले। लेट अस सी टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। तो किसी एक इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाउ प्लेन इट इज। ये कितना प्लेन है, मतलब माउंटेन्स के नाम पे बहुत यहाँ पे रेयर माउंटेन्स है। ये पूरा यहाँ पे प्लेन जैसा ही है। और ये नदन प्लेन देख रहे हो कितना प्लेन है, ये सब प्लास्टर किया गया, देख रहे हैं आप? ये है यहाँ पे सह्याद्री रेंज, कोलकाता साइड भी इधर ये भी बिल्कुल प्लेन है। ये पूरे से लाइन ऐसा लगता है डिफेंसिव जैसा काम करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, बट ये इंडिया की ही लाइन है। ये है इंडिया का टोपोग्राफिक। नदन प्लेन आपने देखा कितना प्लेन, मतलब माउंटेन्स के नाम पे बहुत यहाँ पे रेयर ठीक है। नाउ लेट अस सी, इतनी बात आपने देख ली कि कैसा कैसा है। तो अब इस फिगर को समझें। इंडियन प्लेट आपने देख ली, इंडियन ओशन देख लिया। तो इंडियन ओशन कहाँ कहाँ पर है? ये सब इंडियन ओशन है नीचे। हाउएवर दिस साइड इज द अरेबियन सी, और ये क्या है बताइए? बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट में हमने आपको इनर हिमालय, आउटर हिमालय, सभी चीजें बता दी हैं। इसके ऊपर यूरेशियन प्लेट है। सो दिस इज above it is Eurasian plate. What is the combined form of Europe and Asia? Eurasia. यूरोप और एशिया को कौन सा ऐसा माउंटेन है जो अलग करता है? यूरल माउंटेन। वो मून से भी दिखता है, यूराल पर्वत। तो यूरोप और एशिया को, ये तो कोई ब्रिटेन हो गया, ये, और ये ग्रीक हो गया, और आगे जाएं तो ये अफ्रीका हो गया, ये गल्फ कंट्रीज हो गए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जापान हो गया। तो ये एक यहाँ एक माउंट है, उस माउंट को क्या कहते हैं? यूराल माउंटेन। वो बहुत इसको सेपरेट करता है यूरोप और एशिया को। अदरवाइज ये यूरेशियन प्लेट है। जैसा हमने बताया कि ये अरब की टेक्टोनिक प्लेट जरूरी नहीं कि जो अरब से ही जाए, वो तो जमीन के अंदर होती है। तो ये अरब की टेक्टोनिक प्लेट, इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट, और दूसरी कौन सी है? यूरेशिया। तो ये यहाँ मिल रही है। यूरेशिया की क्या स्पेलिंग लिखी? ई से शुरू की है क्या? यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो दिस इज यूरेशियन प्लेट, दिस इज इंडियन प्लेट और अरेबियन प्लेट। ये तीनों प्लेट्स कहाँ मिलती हैं प्रकृति? यस, देखा, बता, हमें मालूम ही था कि तुरंत बता दिया हिंदू कुश। जसमिता से पूछो, कुछ भी पूछना है, हर चीज मुस्कुरा के जवाब दे देती हैं। अरेबियन प्लेट, तो बताइए अभी जसमिता ने क्या बताया, कहाँ मिलती है? हिंदू कुश।
हिंद कुश की पहाड़ियां कहाँ हैं? अफगानिस्तान में कांधार के बगल में, ठीक है कि नहीं? तो वो कांधार रीजन है, उसके बगल में हिंद कुश की पहाड़ियां, एंड दिस इज द एपिसेंटर, ठीक है, और द फॉल्ट जोन फ्रॉम वेयर, वही केंद्र होता है भूकंप का, और दैट इज फ्रॉम वेयर द फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स अकर एट द, कहाँ होते हैं? हिंदू कुश। कहाँ पर होते हैं? हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखलाओं में ही भूकंप का केंद्र रहता है, जितने भी हमारे भूकंप आते हैं। इतना ही रखिए, कल 9 बजे से आपकी क्लास होगी, सभी की छुट्टी है ना? तो 9 to 10:30 क्लास होगी, ठीक है? कल साइंस की क्लास ही रखेंगे, नहीं टेस्ट। आपका ही नंबर ना इसमें डेली आएगा ये मैसेज, क्यों लिखेंगे आप? जो भी है ना उसमें प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1000 मीटर स्क्वायर है, वो चीज़ें आपने कहीं दिखाई नहीं है, तो उससे ये आंसर हुई है, और छोटा होना चाहिए तो आप बड़ा भी कर सकते। नाउ 13th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर? सो 13th क्वेश्चन में इनकरेक्ट पेयर को पता करो कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है।